ना हेलो गाइस, हम लोग फ्रॉग का रिवीजन मारेंगे। ठीक है, पूरी इसकी एनाटॉमी देखेंगे और हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्पीडली वे में एकदम हर चीज़ कवर करेंगे एकदम तेज़ स्पीड से। ठीक है, तो जल्दी से मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं ना। जैसा कि है फ्रॉग। फ्रॉग अगर बात करें तो हम लोग ये कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर है। अपन ने पढ़े थे ना एनिमल किंगडम में 11 फाइलम। पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, ट्यूमोफोरा, प्लेटियन, मेंथिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अच्छा, कॉर्डेटे क्या है? फाइलम। ठीक है, अब इसको भी 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है? यूरोकॉर्डेटा, देन सेफेलोकॉर्डेटा, देन वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो ये जो मेंबर है ना, फिर वर्टिब्रेटा को जो सब फाइलम है थर्ड वाला, इसको 2 बायोलॉजिकल ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक ग्नैथा ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैथा। ग्लैथा का मतलब होता है जबड़ा। ठीक है, एक ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथोस्टोमेटा में एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास आती हैं। कौन कौन सी? पाइसेस, जिसमें फिशेज आती हैं, और टेट्रापोडा, मतलब 4 पैर वाले। ठीक है, देन पाइसेस में 2 क्लास आती हैं तुम्हारा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टिक्थिस मतलब बोनी फिश। ओके, देन फिर ये आ जाता है आपका नाम लो टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड कर दिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल। ठीक है, एम्फीबिया में ही फ्रॉग आता है। ठीक है, तो दैट्स मीन्स अगर हम लोग बात करें फ्रॉग की, तो ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है और क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। नो, एम्फीबिया का मतलब होता है 2, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, दोनों जगह पे रहने वाला, दोनों जगह पे ये पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल भी लाइफ बिता सकता है, पानी में भी और ज़मीन पे भी। ठीक है, अगर मतलब हेबिटेट की बात करें, मोस्टली ये गीली जगह, मतलब पानी वानी में, यही ज़मीन पे भी मतलब बिता सकता है और पानी में भी। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग इसकी अगर मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग की स्पीसीज़ की बात करें, तो मोस्ट कॉमन फ्रॉग इंडियन फ्रॉग कौन सा है? राना टिग्रीना। ठीक है, अगर और हम लोग देखें अगर इसके कॉमन पॉइंट्स कुछ, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोइक्लोथर्मल। ये पोइक्लोथर्मल एनिमल है, या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं रख पाते। उनका टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से घटता बढ़ता। भाई इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। मतलब ये इन्वायरमेंट के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, घटता बढ़ता रहता है इनकी बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अब इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल कह दो या पोइक्लोथर्मल एनिमल कह दो। कोल्ड ब्लडेड, अब जैसे कि बाय द वे होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये क्या करते हैं, डीप इन द बरो, ज़मीन में क्या करते हैं, अर्थ में ये डीप ज़मीन अंदर की तरफ बरो बिल बना लेते हैं। और जब बहुत ज़्यादा समर मतलब बहुत ज़्यादा हीट एंड कोल्ड वाली कंडीशन होगी तो ये ज़मीन में बिल बना के वहीं घुस जाएंगे, वहीं छिपे रहेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को अगर बाय द वे बाहर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, दैट मीन्स अगर समर टाइम है तब ये अगर बरो बना के रहते हैं, तब उस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे एस्टिवेशन। ठीक है, और अगर बाहर इन्वायरमेंट कोल्ड है तब ये अगर बरो बना के रह रहे हैं तो उस फिनोमिना को हम लोग हाइबरनेशन बोलेंगे। ना हाइबरनेशन हो या फिर एस्टिवेशन ना हो, अगर पूछा जाएगा ये दोनों ही क्या है, स्लीपिंग स्टेज हैं इसकी। हाइबरनेशन विंटर में करेगा और एस्टिवेशन समर में करेगा। दोनों कंडीशन में ही क्या करेगा ये, जब बिल बना के रहेगा अंदर तो दैट मीन्स ये इनएक्टिव कंडीशन में स्लीपिंग स्टेज में रहेगा। ठीक है, उस समय इसको खाना कहाँ से मिलेगा तो भी बताते हैं। तब एक्चुअली इसकी बॉडी में क्या होता है, कुछ फैट बॉडीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तब वहाँ से ये फैट बॉडी में क्या होता है, स्टोर्ड फूड स्टोर्ड मटेरियल यहीं पे रहता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल, फूड जो है स्टोर्ड फूड के फॉर्म में रहता है, स्टोर फूड मटेरियल, तो वहीं से ये क्या कहता है, फूड लेता है अपनी। ठीक है, जब स्लीपिंग स्टेज में होता है, दैट मीन्स जब छिपा रहता है ज़मीन के अंदर बिल बनाकर। ठीक है, अगर बात करें उस समय ये रेस्पायरेशन कैसे करता है, तो हमेशा याद रखना, वैसे तो फ्रॉग 3 जगह से रेस्पायरेशन, अपनी स्किन से, लंग्स से और बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी में एक्चुअली बक्कोफेरेंजियल गिल स्लिट्स इसके रिप्रेजेंट होते हैं, उससे भी ये रेस्पायरेशन। लेकिन जब ये एस्टिवेशन समर इनएक्टिव फेज में होता है, इनएक्टिव फेज कह दो, पैसिव फेज कह दो या स्लीपिंग स्टेज कह दो, जब इन सब स्टेजेस में होता है दैट मीन्स एक ही नाम है, मतलब जब ज़मीन के अंदर होता है दैट मीन्स इनएक्टिव फेज में होता है, स्लीपिंग स्टेज में हो रहा होता है
तब दैट में उस कंडीशन में ये रेस्पायरेशन करता है ओनली ऑन स्किन से, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें, हाँ ठीक है, स्किन से ये रेस्पायरेशन करता है। और अगर बात करें भाई, ये कैमोफ्लेज एनिमल है। कैमोफ्लेज एनिमल उसको कहते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से एनिमल अपना रंग बदल ले, कलरेशन कर ले इन्वायरमेंट। जैसे ये ग्रीन घास पे रहता है तो अपना कलर जो है, अपनी बॉडी का कलर, अपनी स्किन का कलर ग्रीन कर लेगा, ताकि अपनी एनिमी से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, अपने दुश्मन से बचाने के लिए, अपने शिकार से बचने के लिए ये अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्किन का कलर, अपनी बॉडी का कलर कर लेता है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो जैसे सेम उसी तरह जैसे अपनी आर्मी है तो इनका कलर क्या होता है, मोस्टली ग्रीन वगैरह बनाया जाता है। हाँ, ये कोई हवाबाजी में नहीं इसे डिसाइड कर दिया, हर का एक स्पेसिफिक मतलब होता है कि इनकी वर्दी का कलर ऐसा है, इनकी ड्रेस का कलर ऐसा। जैसे अपनी जो नेवी है उसकी ड्रेस क्या है, ब्लू है ना, आसमानी टाइप की। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ताकि आसमानी से उनका रंग मिले। तो ये सब बहुत ही अच्छे तरीके, ताकि क्लैमोफ्लेज वाला नेचर आ सके, ठीक है। दैट मीन दुश्मन पहचान ना पाए, ठीक है। तो समझ गए कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है। कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेना उसी रंग में, ठीक है, अपने आप की बॉडी का वैसा ही कलर कर लेना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नो, एनसीईआरटी लिखता है इज इट आल्सो नोन एज व्हाट, मिमिक्री। कैमोफ्लेज इट इज़ आल्सो नोन एज व्हाट, मिमिक्री भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग इसके जनरल फीचर्स हमने देखे, अब हम लोग इसकी अगर बात करें तो हम लोग अगर इसके जनरल फीचर्स हम लोगों ने देख लिए। अब अगर हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी में जो फ्रॉग बना है वो ऐसे बैठा है, तो उसके ऊपर वाली साइड जो होती है वो डॉर्सल साइड होती है, और जो ज़मीन से साइड लग रही होती है वेंट्रल साइड। तो अगर हम लोग सबसे पहले वेंट्रल डॉर्सल साइड की बात करें, डॉर्सल साइड की बात करें तो डॉर्सल साइड की बात पे जो कलर होता है, ये इसकी स्किन होती है ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, विद इरेगुलर डार्क पैचेस पाए जाते हैं, ठीक है। अगर वही हम लोग वेंट्रल साइड की बात करें तो पेल येलो कलर की स्किन होती है। अगर वही बात करें हम लोग इसकी स्किन की, तो इसकी स्किन जो होती है वो स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड। इसकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, वो म्यूकस सेक्रेट करती है, जिसके कारण इसकी स्किन जो है नम बनी रहती है मॉइस्ट कंडीशन में, क्योंकि भाई स्किन से मॉइस्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि भाई उसको रेस्पायरेशन भी करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करना है, ठीक है। दैट मीन बाकी अगर बात करें तो इसमें 1 पेयर आई पाई जाती हैं विद आईलिड मतलब ये पलक, ठीक है। आईलिड, लोअर आईलिड भी प्रेजेंट होती हैं और ये अपर आईलिड भी प्रेजेंट होती है। अच्छा, और एक चीज़ प्रेजेंट होती है इसकी आँख में भाई, निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन क्या करती है, इट विल प्रोटेक्ट टू द आई इन द वाटर। जब ये वाटर में होता है तो इसकी जो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो इसकी आँख पे एकदम पाई जाती है, निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि इसकी आई को धूल धक्कड़ से बचाती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। और अगर बात करें ईयर की बात करें तो ईयर, दैट मीन्स ईयर इसमें पाया जाता है टिम्पैनम। 1 पेयर ईयर पाया जाता है, इसके ईयर को हम लोग टिम्पैनम, एक्चुअली एक्सटर्नल ईयर इसमें एब्सेंट होते हैं, तो जो ईयर को स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने वाले स्ट्रक्चर उसको हम लोग टिम्पैनम बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग इसमें लिम्ब की बात करें अगर इसमें, तो 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब पाए जाते हैं। 4 लिम्ब में 4 डिजिट होती है, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होती है। हाइंड लिम्ब में बात करें तो एक दूसरे से जो ईच एंड एवरी डिजिट्स कनेक्टेड बाय वेब नेटवर्क, मतलब जाल से एक दूसरे से अपने आपस में कनेक्ट होते हैं। ये जो डिजिट्स होती हैं जो हाइंड लिम्ब की, ये इट विल हेल्प इन स्विमिंग, ये स्विमिंग करने में हेल्प करती हैं इसको, ठीक है। और अगर हम लोग 4 लिम्ब की बात करें तो 4 लिम्ब की जो फर्स्ट डिजिट होती है जिसको हम लोग थंब बोलते हैं, वो उसमें फैट टिश्यू एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण ये एक पैड का काम करता है फ्रॉग को। मेल फ्रॉग में ये बता रहे हैं, ठीक है, मेल फ्रॉग में। फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है, फीमेल फ्रॉग में हालांकि 4 डिजिट पाई लेकिन उसमें नहीं। मेल फ्रॉग में क्या होता है, फर्स्ट डिजिट में पैड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्योंकि फैटी टिश्यू इसमें एक्युमुलेट हो जाता है, जिसके कारण ये पैड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग कॉपुलेटरी पैड करते हैं, या फिर कह दो इसको न्यूक्चियल पैड कहते हैं। एक्चुअली जब मेल फ्रॉग जब फीमेल फ्रॉग के साथ कॉपुलेशन करता है, मैटिंग करता है, उस समय ये कॉपुलेटरी पैड जो होता है
कॉपुलेटरी पैड जो होता है, जो इसकी फिंगर में फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है, वो फीमेल को होल्ड करने का, भाई फीमेल नीचे होती है, ये ऊपर उसके बैठा होता है, तो ये फीमेल को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो दैट्स मीन्स ये एक टाइप का डायमॉर्फिज्म भी पाया जाता है फ्रॉग की कंडीशन में। भाई डायमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो मेल फ्रॉग में ये चीज़ देखने को मिलती, फीमेल में नहीं, ठीक है। डायमॉर्फिज्म उसे बोलते हैं जिससे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल के बीच में भेद कर सकें, ठीक है। भेद मतलब पता लगा सकें, जो हमको डिफरेंसेस दिखें, उसको कहते हैं डायमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल फीमेल हम लोग पता लगा सकते हैं, डिफरेंसेस उसमें ये चीज़ देखने से पता चल जाएंगी। जैसे मेल में क्या होता है, फर्स्ट चीज़ पे कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं, उसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं भाई। और अगर बात करें हम लोग, बस और क्या है, हाँ अगर और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, वोकल सेक्स पाए जाते हैं। वोकल सेक्स मतलब आवाज़ निकालें। हमेशा याद रखना, जो रेनी सीजन में फ्रॉग वगैरह निकलते हैं वो टर 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 ये कहते हैं, ये हमेशा मेल फ्रॉग होते हैं, ठीक है, फीमेल नहीं, हमेशा याद रखना। अब कहानी है, बाद में बताएंगे, ठीक है। हाँ, टर टर हमेशा मेल करते हैं, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स ये भी एक टाइप की सेक्सुअल मॉर्फिज्म टर टर, क्योंकि इसमें वोकल सेक्स पाए जाते हैं, फीमेल में वोकल सेक्स एब्सेंट होते हैं। तो अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करा जाए तो एक तो कॉपुलेटरी पैड वाला डिफरेंस हो गया, और एक वोकल सेक्स वाला होता है, ये सब मेल में पाया जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें, जिसने एनसीईआरटी बहुत कायदे से पढ़ी हो उसको एक पॉइंट और पता है कि बाद में अभी किडनी से जब यूरेटर निकलती है, फ्रॉग जो मेल फ्रॉग होता है उसमें वो यूरिजेनाइटल डक्ट का काम करता है, मतलब यूरिन एज वेल एज उसमें स्पर्म भी आता है, लेकिन फीमेल में ओनली यूरिन आता है। तो वो भी एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का पार्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा इंटरनल बात है, जिसने अच्छे से पढ़ी है उसको पता चलेगा, ठीक है। अब बात आते हैं, ये तीन डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए। अब धीरे धीरे ये हो गई मॉर्फोलॉजी, अब अपन एनाटॉमी देखेंगे। भाई देखो, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर से स्टडी करना, और जब हम किसी भी चीज़ को अंदर से फाड़ के स्टडी करते हैं तब उसको एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसकी एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी में सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसकी, तो सबसे पहले एनाटॉमी में क्या होता है, हमारी तरह भाई फ्रॉग देखो कॉर्डेटा का मेम्बर है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्रॉग जो है वो कॉर्डेटा का एकदम हमारी तरह, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, सारे सिस्टम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, दुनिया भर का सिस्टम इसमें जो हमारे में पाया जाता है, वही फ्रॉग। क्योंकि फ्रॉग भी तो कॉर्डेटा का मेंबर है, हम भी कॉर्डेटा का मेंबर है भाई, क्यों ना पाया जाए, उसमें पाया जाएगा भाई। तो फिर तो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें इसमें पाए, हाँ बस ह्यूमन में ज़्यादा डेवलप्ड होता है, इसमें भाई थोड़ा कम डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सिस्टम की, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को या ऐसे कहीं बताऊँ, उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, डायग्राम बनाते हैं अपन। दो हार्ट बनाया, 3 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है, इससे ही लीवर अटैच होता है। हाँ, ये पाइप निकला हुआ हार्ट से, इधर 1 पेयर किडनी पाई जाती है, किडनी अटैच होती है पाइप से। लिंग्स वो लंग्स पाया जाता है, लीवर से अटैच होता है लंग्स, और किडनी से ही 1 पेयर ये तुम्हारा फैट बॉडीज निकली होती हैं इसी के आसपास, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इधर तुम्हारा उधर आया होता है क्या, तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस के कंटिन्यू करेगा स्टमक में, स्टमक के बाद आएगा तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल जाके एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होगा क्लोएका जिसको बोलेंगे, उसमें खुलेगा, ठीक है। ऐसे ही जब किडनी से एक पाइप निकलेगी यूरेटर, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट किडनी से एक पाइप निकलेगी भाई, यूरेटर लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर, ये दोनों ही ओपन होंगी कहाँ, ओपन इनटू क्लोएका। अच्छा, क्लोएका जो है एक कॉमन ओपनिंग होती है, जिसमें क्या होता है, इससे यूरिन भी पास होगा, इससे इसका फीकल मैटर भी पास होगा, ठीक है। तो जिस ओपनिंग से पास होगा क्लोएका की, उसको हम लोग क्लोएकल अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। तो क्लोएकल अपर्चर है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटा, मतलब एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डाइजेस्टिव वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और तुम्हारा स्पर्म ओवा इसके रिमूवल में भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, यहीं से। तो दैट मीन्स ये जो यूरिनाइटल डक्ट है,
मेल में यूरेटर को यूरोजेनाइटल, यहीं से यूरिन आएगा, यहीं से तुम्हारा वो पास होगा। अच्छा यूरिन ब्लैडर बोला है, हाँ हाँ। और अगर यहीं से यूरिन सबसे पहले आए वो बात की बात है, ठीक है। तो फीमेल। अब अगर बात करें हम लोग, ये हमने बनाया, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दो चीज़ें, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। नाउ अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल तो भैया सब कुछ पाया जाता है इसमें भाई, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है। अगर बात करें इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड में, दो डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, एक लीवर एंड एज वेल एज पैंक्रियास, ठीक है। अगर हम लोग लीवर की बात करें, लीवर एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको हम लोग बाइल कहते हैं। लीवर क्या बनाता है भैया, बाइल बनाता है, तुमको पता है? नहीं पता था, आप जान लो, बाइल बनाता है। हाँ, बाइल का सिक्रीशन कर, अगर पूछा जाए, बस 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 रुक जाओ भैया, इसमें कंफ्यूज होते हो तुम, रुक जाओ यहाँ पे। अगर पूछे कि बाइल का फॉर्मेशन, बाइल का सिक्रीशन कौन करता है बाइल जूस का, तो बता देना लीवर। अगर बोल देना बाइल को स्टोर कौन करता है तो बताना गॉल ब्लैडर। नो, फिर से एक बार बोल दें यही बात, बाइल को बनाता कौन है बाइल जूस। क्या बाइल बाइल कर रहे हो, बाइल मतलब बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, क्या करता है, यही तो होता है बाइल। अब ये क्या करता क्या है, अगर पूछे फंक्शन क्या है, तो इसको बनाता कौन, लीवर। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या फिर डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। बनाता कौन, लीवर, और काम क्या है, डाइजेशन करना है, किसका, फैट का डाइजेशन। और स्टोर कहाँ होता है भाई, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली होती है, फिस्ट होती है, उसको हम लोग जीवी बोलते हैं। जीवी मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर। ऐसे ही एक ग्लैंड और पाई जाती है, पैंक्रियास। पैंक्रियास पैंक्रियास पैंक्रियास, हाँ भाई पैंक्रियास। तो पैंक्रियास की हम लोग बात करें तो पैंक्रियास क्या करता है, उससे जो फ्लूइड सिक्रीट होता है उसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये क्या करता है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। अच्छा, हाँ सही बात, हाँ सही बात। ये पैंक्रियाटिक जूस जो होता है कार्बोहाइड्रेट और एज वेल एज प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और फैट का उधर बता दिया। अच्छा, अब तुम्हारा अगर बात करें, ये बाइल जो आता है ये कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में आता है, आके खुलता है इसकी। और पैंक्रियाटिक जूस भी आता है, वो भी ये इसमें आके इंटेस्टाइन में आके खुलता है इसकी। बात करें हम लोग इंटेस्टाइन भी, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अगर हम बात करें इंटेस्टाइन में आके खुलता है, हाँ पक्का। अब ये दोनों जूस जो आते हैं वो किस डक्ट के थ्रू आते हैं, तो बता देना कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट गलती से ना बोल देना, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, पहले बता रहे हैं। बताना ये जो जूस आते हैं बाइल जूस या पैंक्रियाटिक, ये किस डक्ट के फॉर्म में आके इंटेस्टाइन में खुलते हैं, तो बता देना भैया कॉमन बाइल डक्ट भी नहीं, कॉमन बाइल डक्ट बताना, पूरा नाम लेना, हाँ गड़बड़ हो जाएगा मामला। कॉमन बाइल डक्ट के आके इंटेस्टाइन में खुलते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आ जाएंगे तो सिंपल सी बात है भाई, जो इसने खाना वाना खाया होगा, कीड़ा मकोड़ा, भाई कार्निवोरस है ना, तो दैट मीन्स ये जो भी खाएगा अपना वो सब डाइजेस्ट होगा भाई मेनली। अब डाइजेस्ट होके जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसको आगे पास आउट कर दिया जाएगा भाई भाई अगली, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पे, फिर वहाँ से रेक्टम के थ्रू, और जो पास करवा दिया जाएगा वो क्लोएका में जाएगा, उसके साथ। लेकिन जो तुम्हारा फूड जो डाइजेस्टिव फूड हो जाएगा, जो डाइजेस्ट कर जाएगा, उससे फिर वहाँ से क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसको एब्जॉर्ब करवा लिया। यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें पाए जाते हैं विलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है, जिसके कारण इसका क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करवाया जाएगा, और फूड को एब्जॉर्ब करवाया जाएगा तो यहाँ पे होती है वेन, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। यहाँ पे होती है वेन, ब्लड एब्जॉर्ब करेगा ना, तो वेन एब्जॉर्ब करेगी, ये सारा ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, वेन आएगी उसमें ब्लड बना और ब्लड एब्जॉर्ब करेगा भाई, ठीक है। तो जब ब्लड एब्जॉर्ब करेगा इस फूड को, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले फूड को, तो वो ले जाएगा कहाँ, हार्ट में। ना 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 ना, हार्ट में ले नहीं जा पाता, उसके पहले बीच में लीवर आ जाता है।
तो ये हार्ट में डायरेक्ट ना जाके, ये एब्जॉर्प्टिव जो एब्जॉर्प्शन वाला फूड है, एब्जॉर्प्टिव फूड है, ये हार्ट में ना जाके, ये जो ब्लड है ये हार्ट में ना जाके ये कहाँ चला जाता है, लीवर में। तो यहाँ पे एक वीनस कनेक्शन बन जाता है किसके बीच में, इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में। लीवर मतलब हिपर के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। कैसा कनेक्शन बनता है, वीनस कनेक्शन, वेन टू वेन वाला कनेक्शन। ऐसे कनेक्शन को हम लोग पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्योंकि ये जो पोर्टल सिस्टम है वो इंटेस्टाइन और हिपर लीवर के बीच में बना है, इसलिए ऐसे पोर्टल सिस्टम को हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉग में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें यही नहीं, अगर लोअर लिम्ब से लाया गया ब्लड हार्ट में ना जाके किडनी में कनेक्ट होता है, वो भी एक वीनस कनेक्शन होता है इसमें फ्रॉग में। ठीक है, तो वो उस टाइप के वीनस कलेक्शन को लोअर लिम्ब से ब्लड लाकर जो हार्ट में नहीं किडनी में जाता है, इस टाइप के वीनस कलेक्शन को अपन रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे अभी आगे। और एक बात, तो दैट मीन्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपना ख़त्म हुआ ना। हाँ, देखा जाए सब तो बता दिया, और क्या बताना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, सब बता दिया भाई। अब आगे बढ़ते हैं रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेटरी सिस्टम देखो सेम अपने ही जैसा पाया जाता है ना। ठीक है, क्योंकि मिलता जुलता है ना। अब भाई थोड़ा कम डेवलप्ड होगा तो कार्डेटा ही, लेकिन हमारा ज़्यादा डेवलप होगा भाई, हम मेच्योर हैं और ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो अगर बात करें इसके रेस्पायरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम की याद है ना, अगर ये जब भैया ये स्लीपिंग स्टेज में होता है ना, पहली बात तो ये तीनों चीज़ से रेस्पायरेशन करता है, स्किन से भी रेस्पायरेशन करता है और लंग्स से भी, और भैया बक्कल कैविटी से ना। लेकिन जब ये वाटर और स्लीपिंग स्टेज में एस्टिवेशन या हाइबरनेशन कंडीशन में होता है, ठीक है, उस समय ये ओनली ऑन स्किन से रेस्पायरेशन करता है। और जब ये लैंड पे होता है, ठीक है, ज़मीन पे होता है, तब ये तीनों ही चीज़ से रेस्पायरेशन करता है। ठीक है, हाँ स्किन से, हाँ बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी में बक्कोफेरिंजियल गिल्स पाई जाती, बता तो चुके हैं। और अगर बात करें लंग्स से, ये तीनों ही चीज़ से रेस्पायरेशन करता है। ठीक है, इफ दैट क्लियर, ओके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तुम्हारा ये तीनों ही चीज़ से रेस्पायरेशन करेगा भैया। तो रेस्पायरेशन में और क्या पढ़ना है, बस यही तो हो गया रेस्पायरेशन भाई। अच्छा, एक चीज़ और बता दी, जब स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्किन रिप्रेजेंट होती हैं म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस वो सिक्रीट करेंगी, स्किन क्या होगी, मॉइस्ट हो जाएगी, और जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में, मतलब रेस्पायरेशन करने में आसानी होगी। बस यही पढ़ना है रेस्पायरेशन में, और कुछ थोड़ी ना रेस्पायरेशन पढ़ना है, क्या बात करते हो भाई। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इसका। अब ये कुछ भी तो नहीं है, इतना ज़्यादा कहाँ टॉपिक सट पढ़े डाल है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, तो दोनों टाइप के सर्कुलेटरी, ब्लड वैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, इससे तो हार्ट पाया जाता है, और एक ब्लड पाया जाता है, और ब्लड वेसल पाई जाती हैं। हार्ट की बात करें तो भैया 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। 2 चैम्बर तो एट्रिया के होते हैं, एक चैम्बर जो होता है वेंट्रिकल का होता है। ठीक है, 2 चैम्बर एट्रिया के होते हैं और एक चैम्बर वेंट्रिकल का होता है। पहले हार्ट पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, होता क्या है, राइट एट्रियम के पास में 3 वेना कावा आती हैं, ये मोटी 3 वेना कावा, मतलब अब उसके हिसाब से तो यार छोटी होंगी ना। ठीक है, तो वेना कावा मतलब अच्छा भैया ये बताइए, वेन और वेना कावा में अंतर क्या होता है, या फिर आर्टरी और आर्टा में अंतर क्या होता है। देखो कुछ नहीं अंतर होता है बाबू। वेन जो होती है वो एक पाइप होती है, और जब कई सारी वेन मिल जाए ना, तो कलेक्ट होके जो पाइप बनता है, मतलब 2-4 वेन आके मिल जाए एकदम से, तो जो पाइप बन जाता है उसको हम लोग वेना कावा बोलने लगते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वेन को वेना कावा बोलते हैं। ऐसे ही आर्टरी में होता है, ग्रुप ऑफ आर्टरी, एक पाइप बना लेंगे सिंगल, सारी आर्टरी मिलकर एक सिंगल आर्टरी बना लेंगे, उसको हम लोग आर्टरियोल बोल देंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं ना। वेना कावा क्या है, वेन क्या है, आर्टरी क्या है, आर्टरी क्या है, तो ठीक है, ये क्या है, वेना कावा। 3 वेना कावा मिलती हैं। 3 वेना कावा के क्या कहते हैं, मिलने से
एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनस वेनोसस। मेरे साथ बोलो, साइनस वेनोसस। ठीक है, स्ट्रक्चर बनता है। ये साइनस वेनोसस राइट एट्रियम में ओपन होता है करके। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लड लाती है ना बॉडी का, ये इम्प्योर ब्लड होता है। हाँ, गंदा होता है, ब्लू कलर का एकदम। हाँ, गंदा इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है। तो ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पे लाया जाता है? राइट एट्रियम में। ठीक है। और उधर से लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आ रहा है, और दोनों ही ब्लड कहाँ पंप कर दिया जाएगा? इसको वेंट्रिकल में। दैट मीन्स वेंट्रिकल में प्योर ब्लड भी आया इधर से, और राइट साइड से इम्प्योर ब्लड आया, और दोनों ब्लड जो होंगे वो मिक्स कर जाएंगे। ठीक है। और इन्हीं को बाद में, बात सुनना मेरी, बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। दैट मीन्स हार्ट में जो ब्लड पंप किया जाता है वो बॉडी को प्योर किया जाता है कि मिक्स्ड ब्लड पंप किया जाता है? भाई मिक्स्ड ब्लड पंप किया जाता है, प्योर एज वेल एज इम्प्योर ब्लड, दोनों टाइप का जो ब्लड होता है वो बॉडी को पंप किया जाता है। हमारी कंडीशन में प्योर ब्लड पंप किया जाता है। अच्छा, अब देखो, वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल स्टार्ट होता है तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक कह सकते हो वैसे हम, ठीक है, यहाँ पे एक हाँ स्ट्रक्चर पाई जाती है सैक लाइक, इसको कहते हैं हम लोग सैक लाइक, या फिर कह लो यहाँ पे आर्टरी के मॉडिफिकेशन से एक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल के पास में यहाँ पे एक आर्टरी के मॉडिफिकेशन से एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं, अच्छा बोलो मेरे साथ, ट्रंकस आर्टेरियोसस। बोलो, ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस होती है। इस ट्रंकस आर्टेरियोसस में वेंट्रिकल के ब्लड पंप कर देता है बिग, और फिर यहाँ से होते हुए इस ब्लड को बाद में आर्टरी के द्वारा इसकी फ्रॉक की बॉडी को डिफरेंट बॉडी में पहुँचा दिया जाता है। भाई जहाँ जहाँ पहुँचाना होता है उसको, ठीक है, पहुँचा दिया जाता है। तो दैट मीन्स दो चीज़ें याद रखना, वेंट्रिकल के बाद जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पाया जाता है वो ट्रंकस आर्टेरियोसस, राइट एट्रियम के बाद जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग साइनस वेनोसस कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, आओ, ठीक है। अब ये क्या हम लोगों ने देखा, हार्ट पढ़ लिया। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड भैया इसमें आरबीसी पाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं, कहाँ गया? अभी रुक जाओ, एक मिनट, एक चीज़ देते हैं। हाँ ठीक है। नो, अगर हम लोग इसके ब्लड की बात करें तो हमने क्या बताया, इसके ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। क्या मतलब आरबीसी पाई जाती है? क्या डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं? वो भी पाई जाती हैं, लेकिन मेनली आरबीसी को फोकस्ड किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ बताई जाती है ब्लड में जब, ठीक है। अच्छा, आरबीसी पाई जाती है, और आईबीसी याद रखना, आरबीसी बाइकॉन्वेक्स। हमारी कैसी आरबीसी होती? बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर की। इसके में बाइकॉन्वेक्स होती है, और इसकी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है। अच्छा, हमारी भी भरा होता है? हाँ, हमारे में भी पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी में भरा होता है। अच्छा, मतलब आरबीसी जो, हाँ, और आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। हमारी नहीं न्यूक्लिएटेड होती, हमारी ई न्यूक्लिएटेड नहीं होती हमारी, इसकी लेकिन न्यूक्लिएटेड होती है। हाँ, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसकी आरबीसी में। ठीक है, ठीक है। तुम तीन चीज़ें याद रखना, आरबीसी पाई जाती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लिएटेड होती है, और बाइकॉन्वेक्स होती है। ठीक है, शेप में। बस इतना सफिशिएंट याद रखो आरबीसी के बारे में। और अगर बात करें हम लोग बाकी ब्लड वेसल, तो आर्टरी, वेन, कैपिलरी तो मिलेंगी ही। और अगर बात करें लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ये हो गया तुम्हारा ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेशन कंप्लीट। अब अगर बात करें हम लोग लिम्फेटिक सर्कुलेशन की, तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन की अगर बात करें तो इसमें लिम्फेटिक सर्कुलेशन में लिम्फ पाया जाएगा भाई, लिम्फ पाया जाएगा। और लिम्फ होता क्या है तो बता देना भैया, लिम्फ कुछ नहीं होता है, बस इसमें आरबीसी होता, ब्लड ही है पूरा, बस इसमें आरबीसी और कुछ प्रोटीन, फ्यू प्रोटीन जो है एब्सेंट होती हैं, बस वही हटा दिया जाए, बाकी ये लिम्फ है। ठीक है, आरबीसी में आप ये चीज़ें निकाल दो भाई, क्या निकाल दो, अरे आरबीसी कह रहे हैं, हाँ, हम ब्लड में वगैरह, ब्लड में आरबीसी निकाल दो, फिर प्रोटीन निकाल दो, वो जो बनेगा वो फिर लिम्फ हो जाएगा। और लिम्फेटिक सर्कुलेशन में लिम्फ इसमें पाया जाता है।
तो लिम्फ है क्या, उसमें आरबीसी एब्सेंट होती है, बस आरबीसी कुछ प्रोटीन एब्सेंट कर दो, बस बाद में वो लिम्फ ही बन जाता है, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन हो गया भाई, लिम्फ पाया जाता है इसमें। और अगर बात कर लें हम लोग, हाँ ये लाओ पोर्टल सिस्टम देख लें, देखो पोर्टल सिस्टम देख लो, जब यहाँ से क्या हुआ, डाइजेशन हुआ था, इसके थ्रू डाइजेस्ट हो गया फूड, अब फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फूड को वेन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, अब वेन से वेन का कनेक्शन होता है, यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम बनता है भाई, इंटेस्टाइन से जो हीपर में कनेक्शन होता है वीनस का, यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम डेवलप होता है, दिस टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम इज नोन एज व्हाट, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एंड अगर बात करें एक और पोर्टल सिस्टम यहाँ पे एम्फीबिया में पाया जाता है, फ्रॉग में, यहाँ पे क्या होता है, लोअर लिम्ब से जो ब्लड लाती हैं वेन, वो डायरेक्ट वेन हार्ट में ना जाके यहाँ किडनी से अटैच होती हैं, किडनी में वो ब्लड छोड़ देती हैं, किडनी में वो जो लोअर ब्लड लाती हैं वो किडनी में छोड़ देती हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वेनस कनेक्शन इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। विच पोर्टल सिस्टम, तो भैया इस दिस टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम इज नोन एज, किडनी से रिलेटेड ना, किडनी में आके जुड़ रहा है ब्लड, तो रीनल पोर्टल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो गया, कुछ कंप्लीट में। अच्छा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी, क्लोज टाइप, क्योंकि वेन ब्लड जो है वो पाइप में बह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक है। अब अगर बात आए आ जाए इधर 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 अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट टाइम दे दो। हाँ ठीक है, आओ ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो देखो, व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है भैया, ऐसा होता है कि हम लोग ना रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज व्हाट, एक्सक्रीशन। अच्छा, मतलब कक्षा 8 वाली डेफिनेशन बता रहे हो ये हमें, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अपने कक्षा 8 में थोड़ी ना पढ़ते हो भैया, ये याद करो, रिमूवल ऑफ द एनी वेस्ट ऑफ द बॉडी, not only nitrogenous waste material, any waste material out of the body is known as excretion, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चूँकि एनसीईआरटी में ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करी, तो हम लोग भी उस पर ही बात करें, लेकिन हमेशा याद रखना एक्सक्रीशन क्या होता है, नॉट ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल ऑफ द बॉडी, एनी टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल रिमूव ऑफ द बॉडी इज नोन एज व्हाट, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट की यहाँ पे बात करिए, तो हम लोग भी उसी पे फोकस करेंगे। तो 3 टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है भाई। कौन कौन सा पाया जाता है भैया, 3 पाया जाता है। ये एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में हो सकता है, एक तो यूरिक एसिड के फॉर्म में हो सकता है, और एक अमोनिया के फॉर्म में हो सकता है ना। वो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को यूरिया के फॉर्म में रिमूव करवाते हैं, ठीक है, ऐसे और दिस टाइप एनिमल इज नोन एज व्हाट, यूरियोटेलिक एनिमल, ठीक है। जो एनिमल नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में रिमूव करवाते हैं अपनी बॉडी से, ऐसे एनिमल को हम लोग यूरियोटेलिक कहते हैं। और जो एनिमल अपनी बॉडी से नाइट्रोजन को यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव करवाते हैं, ऐसे एनिमल को यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। और ऐसे एनिमल जो नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में रिमूव करवाते हैं, ऐसे एनिमल को हम लोग अमोनियोटेलिक एनिमल कहते हैं। भैया ये बताइए कि हम लोग कौन से हैं, तो भैया हम लोग हैं यूरियोटेलिक। हम लोग नाइट्रोजन को है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट को हम लोग यूरिया के फॉर्म में रिमूव करते हैं, ठीक है, यूरिया के फॉर्म में, फार्मूला तो पता होगा ना, N2CO, हाँ ठीक है, इसी के फॉर्म में रिमूव करते हैं, ठीक है। और अच्छा, जो बर्ड्स होती हैं, वो जो चिड़िया होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव करती हैं। अच्छा, और अमोनियोटेलिक एनिमल कौन होते हैं, मतलब अमोनिया के रूप में रिमूव करते हैं क्या? हाँ भाई, अमोनियोटेलिक एनिमल जो होते हैं वो यूरिन को, मतलब ये जो है एक्सक्रीशन को, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को अमोनिया के फॉर्म में, जो एनिमल्स वाटर में पाए जाते हैं ना मेनली, वही अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है। फिश कह सकते हैं, हाँ फिश कह सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली फिश कह सकते हो, फिश है भाई, ठीक है।
तो ये चीज़ें समझ गए तुम। अब अगर बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग एक यूरियोटेलिक है, ठीक है। फ्रॉग यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है अपनी बॉडी से। अच्छा, एक्सक्रीशन, ठीक है, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूव ऑफ द आउट ऑफ द बॉडी नोन है। मेनली 3 टाइप ऑफ वेस्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में होते हैं। ये नाइट्रोजन के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में रिमूव करवाता है नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी, इसलिए दैट इज नोन एज वॉट यूरियोटेलिक एनिमल, ठीक है। और अगर बात करें, अच्छा एक्सक्रीशन, अगर बात करें इसका एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स की, तो भैया इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी कंपोनेंट हैं वो 4 हैं। पहला तो किडनी, ठीक है, मेरे साथ बोलना, किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा क्लोएका। क्लोएका, हाँ क्लोएका भी होता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग किडनी की, तो किडनी जो है, जल्दी से बस 3-4 पॉइंट हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं ना किडनी की, ठीक है। तो किडनी की अगर हम बात करें, तो किडनी जो होती है, सबसे पहले अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें एंड शेप की बात करें, तो डार्क रेड बीन शेप्ड किडनी होती है। कैसी? डार्क रेड बीन, मतलब सेम बीन शेप्ड किडनी होती है। एंड इट विल, लोकेशन की बात, इट विल प्रेजेंट posterior and it will present posteriorly on the body cavity, मतलब बॉडी कैविटी में ये पोस्टीरियर पाई जाती है, ठीक है। इंटीरियर नहीं, कुछ भी लिटिल पिटिल ऑप्शन में दे देगा कि भैया लिटिल इंटीरियर, ये वो इंटीरियर, तो नहीं, पोस्टीरियर पाई जाती है, याद रखना। इट विल प्रेजेंट पोस्टीरियर ऑन द बॉडी, प्रेजेंट पोस्टीरियरली ऑन द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। और इट विल प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड में, मतलब एक लेफ्ट राइट साइड में वर्टिब्रल कॉलम, एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। मतलब किडनी जो होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है? इट विल पोस्टीरियर प्रेजेंट in the body cavity and it will present both side of vertebral column, ठीक है। ये vertebral column के both side में प्रेजेंट होती है, राइट साइड में भी, एक लेफ्ट साइड में, भाई 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होगी ना, ठीक है। तो किडनी की अपन ने देख ली, डार्क बीन स्ट्रक्चर होती है, डार्क रेड बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। एक तो लोकेशन, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, दूसरा हमने इसकी लोकेशन दी, बाई पोस्टीरियर बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कुछ देखना है क्या किडनी में? नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, अब आओ यूरेटर देख लेते हैं, ठीक है। यूरेटर की बात करें, तो यूरेटर जो होता है किडनी से निकलने वाली पाइप होती है, ठीक है। एक लेफ्ट यूरेटर निकलेगी, एक राइट यूरेटर निकलेगी, एक लेफ्ट यूरेटर निकलेगी, अच्छा, अगर मेल फ्रॉग की बात करें, तो यूरेटर को ही हम लोग ये जो यूरेटर है पाइप, ये यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं इसको। उसमें क्यों? क्योंकि यूरेटर से क्या आता है, यूरेटर जो किडनी से निकलती है और ओपन इनटू क्लोएका में जाके ओपन होती है। यूरेटर जो है यूरिन को लाने का काम करती है, कहाँ से? किडनी से यूरिन को लाने का काम करती है, और ये ओपन होती क्लोएका में, ठीक है। अच्छा भैया, ये बताइए, जब ये क्लोएका में ओपन होती है तो यूरिन तो क्लोएका में गिरेगा, ठीक है, और वो क्लोएकल अपर्चर से निकलेगा, तो ऐसे तो यूरिन बनता रहेगा, गिरता रहेगा, ऐसे तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ऐसा होता है कि किडनी से बनता ज़रूर है यूरिन, और आता भी इसके यूरेटर के थ्रू, और जाता भी क्लोएका में है, ठीक है। लेकिन वहाँ से जो ऐसा मॉडिफिकेशन, ये ओपन तो होता है क्लोएका में, लेकिन क्लोएका से जो ऐसा मॉडिफिकेशन होता है कि यूरिन जो होता है यूरेटर से निकलने के बाद डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में भरता है, ठीक है, यूबी में, यूरिनरी ब्लैडर में भरता है, ठीक है। और फिर जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है, उसके बाद इसको कुछ बाहर निकाला जाता है, ये यूरिनेशन करता होगा, दैट मीन्स क्लोएकल अपर्चर से, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि डायरेक्ट क्लोएका से नहीं भरता है यूरिन जो भरता है वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ रहे हो ना। यूरेटर क्या है? मेल के केस में इसको यूरोजेनाइटल डक्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी आएगा और स्पर्म भी आएगा। फीमेल के केस में भी नहीं, फीमेल के केस में यूरेटर अलग होता है और उसमें ओविडक्ट अलग खुलती है, ठीक है। वो दोनों ही यहाँ पे क्लोएका में ओपन होंगे, या अभी रिप्रोडक्शन बढ़ाएंगे तब समझाएंगे, ठीक है। तो यूरेटर समझ गए ना, किडनी से निकलती है, यूरिन को लाती है, ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है। मेल के केस में इसको यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, फीमेल के केस में इसको नहीं बोलते हैं। नाउ
तो ये दूसरा कंपोनेंट देख लिया। तीसरे की बात करें यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, जो कि इट प्रेजेंट वेंट्रली टू द रेक्टम, भाई रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर इट विल प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। और क्या बताएं इसके यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और यही प्रेजेंट होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है रेक्टम के। और क्या, बस इतना ही याद रखो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। और अगर बात करें हम लोग क्लोएका की, तो क्लोएका जो होता है एक कॉमन एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या होता है, यूरेटर और तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर। और अगर फीमेल की बात करें तो ओविडक्ट जो होती हैं वो यहीं पे आके ओपन होती हैं, ठीक है। और इसमें जो यहाँ से जो एक्सक्रीटास निकाला जाता है, जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे निकाला है, उसके क्लोएका में एक क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है, ठीक है। इस क्लोएकल अपर्चर के थ्रू जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, उसको रिमूव करवाया जाता है। यही नहीं डाइजेस्टिव वेस्ट और एक्सक्रीटरी वेस्ट, साथ ही स्पर्म, अगर बात करें मेल में फ्रॉग में तो स्पर्म, और अगर फीमेल में है तो ओवा, ठीक है। जेट मीन्स समझ लो ना, जेनेटिक, ठीक है। स्पर्म ओवा रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट भी यहीं से निकलवाया जाता है, ठीक है, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू, ठीक है। तो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ज़रूरी नहीं है लैंग्वेज में एकदम करेक्ट चीज़ निकल जाए तो ही समझ में आ रहा है, बस वही करेक्ट है, ठीक है। तो क्लोएकल अपर्चर समझा दिया तुम्हारा, तो यहाँ से अपना एक्सक्रीशन कंप्लीट, ठीक है। अब बात आती है अपना हम लोग देखेंगे क्या, नर्वस सिस्टम एज वेल एज इंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रॉग जो है भाई अपनी बॉडी को कंट्रोल कैसे करता है, इसके अंदर जो सारे मतलब जो ऑर्गन प्रेजेंट हैं आपस में कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, ये अपने ऑर्गन को कैसे कोऑर्डिनेट करता है, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोगों में क्या है, हम लोग कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में दो सिस्टम पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम एज वेल एज इंडोक्राइन सिस्टम। तो भैया फ्रॉग में नहीं पाया, फ्रॉग भी तो कोऑर्डिनेटर का उसमें भी पाया जाता है। हमने क्या बताया, इसमें भी वही सिस्टम पाए जाते हैं ह्यूमन की तरह, लेकिन बस इसमें थोड़ा लेस डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, हमारे में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हैं कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम की, तो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के नाम पे इसमें दो सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। एक तो नर्वस सिस्टम और एक पाया जाएगा, अरे यार, एक तो नर्वस सिस्टम और एक इंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, इंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें ना, इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें अगर हम लोग, तो इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें हम लोग, चलो ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें अगर हम लोग, इंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं, ठीक है। अगर इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है, तो भैया इंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड आती हैं, ठीक है, ग्लैंड आती हैं, हाँ भाई इंडोक्राइन ग्लैंड आती हैं। और ये ग्लैंड जो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, डक्ट के फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, ग्लैंड होती हैं तो कोई ना कोई सिक्रीशन तो करती हैं, हाँ सिक्रीशन करती हैं, डेफिनेटली सिक्रीशन करती हैं, और इनके सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन होता है मैसेंजर, इट विल ऑल्सो नोन एज वॉट, केमिकल मैसेंजर। ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, समझाते हैं यार। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं इनके सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन कहते हैं। अब देखो हमारी जो बॉडी होती है नॉर्मली जनरली क्या होता है ह्यूमन में, 12 से 13 साल जब एज आती है तो नॉर्मली प्यूबर्टी आ जाती है। लेकिन प्यूबर्टी आती है बॉडी को पता कैसे चलता है, तो बॉडी को ऐसे पता चलता है भाई, जब एज 12 से 13 साल होती है तो हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है भाई ब्रेन में। तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उस हार्मोन का नाम होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी एक हार्मोन निकालती है, कौन, गोनेडोट्रोपिन। हाँ, जो गोनेट्स पे, नाम ही है, देखो नाम से बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, नाम ही गोनेडोट्रोपिन मतलब गोनेट्स पे काम करने वाला। मेल के केस में गोनेट्स क्या है भाई, टेस्टिस है, फीमेल के केस में गोनेट्स क्या है, ओवरी हैं, ठीक है। तो ये हमारे गोनेट्स पे काम करेगा जाके।
तो दैट्स मीन्स अगर हम बात करें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये यहाँ पे जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन का ग्रुप होता है, इसमें दो हार्मोन होते हैं भाई, एक FSH होता है और एक LH होता है। ना देखो याद रखना भाई यार, हार्मोन का ग्रुप होता है, इसमें दो हार्मोन होते हैं, ठीक है। कौन सा? एक FSH होता है और एक LH होता है। भैया ये FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को, हमारे गोनट्स को जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, ठीक है। और दूसरा होता है LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। दो हार्मोन का ग्रुप हो। अब ये मेल के केस में ये जाएगा टेस्टिस के पास, ये दोनों हार्मोन जाएंगे। फीमेल के केस में ये दोनों ओवरी के पास जाएंगे। उसकी ओवरी 12 से 13 साल के बीच में उसकी ओवरी को स्टिमुलेट कर देंगे और वो ओवा प्रोड्यूस, उसमें पीरियड वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल उस पर चलने लगेगी फीमेल में, लड़कियों में। और हम लोगों में दैट मीन्स मेल जो होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें टेस्टिस को स्टिमुलेट किया जाएगा उस एज में, FSH और LH आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा टेस्टिस में, ठीक है, समझ गया ना। और प्यूबर्टी आने लग जाएगी, बस स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। दैट मीन्स ये टेस्टिस को स्टिमुलेट कर देगा। बाद में टेस्टोस्टेरोन वगैरह भी बनने लग जाएगा अच्छे से, जिसके अंदर दाढ़ी वाड़ी ये सब, धीरे धीरे आवाज़ में भारीपना, ये सब सारी चीज़ें हो जाएगा जब वहाँ से स्टिमुलेट होगा सब कुछ अच्छे से, ठीक है। तो दैट्स मीन, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो हार्मोन क्या कर रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी से निकला हार्मोन, एक हार्मोन ये मैसेज देने गया किसको, हमारे जो गोनेट्स हैं। तो हार्मोन क्या है, मैसेंजर है ना, एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है, दूसरे ऑर्गन को। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेशन डेवलप करवा रहा है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में, कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है, जिसके कारण हमारी बॉडी में कंट्रोल है, हमारी बॉडी में कंट्रोलेशन है, कंट्रोल है हमारी बॉडी पूरी तरीके से, ठीक है। तो दैट मीन्स नर्वस, ये इस समय एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करवा रहा है हमारी बॉडी। ऐसे ही नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम बस न्यूरॉन के थ्रू कोऑर्डिनेशन डेवलप करवाता है, ठीक है। तो समझ गए ना, ये दोनों ही सिस्टम बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करवाते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, कोई कन्फ्यूज़न है क्या? कुछ नहीं कन्फ्यूज़न है। अच्छा, तो ऐसा है सिस्टम। हाँ, अब बात आई इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो भैया इंडोक्राइन ग्लैंड्स लगभग जो हम लोगों में पाई जाती है, भाई फ्रॉग में भी देखने को मिलती है। कौन कौन सी पाई जाती हैं भैया इसमें? एक तो पाई जाती है भाई इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भैया वही होती है जो यहाँ गले के पास पाई जाती हैं। हाँ, फीमेल्स में वो कहते नहीं कि भैया थायराइड है क्या, अच्छा यही है थायराइड ग्लैंड के कारण हो जाता है, हाँ यही है थायराइड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड। पैंक्रियाटिक ग्लैंड भैया वही तो नहीं है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाती है, और जब ये काम करना बंद करती है तो फीमेल में किसी में भी डायबिटीज़ होता है। हाँ, यही सही समझे हो, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड, और फिर तुम्हारा गोनट्स, ओके, और एक एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अच्छा भैया, एड्रीनल ग्लैंड वही होती है ना गुस्सा कंट्रोल दिलाने वाला, ये वहीं से हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हाँ वहीं से, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं ये सारे ग्लैंड्स हमारे अंदर भी पाए जाए। भैया फ्रॉग तो इतना सा छोटा सा होता, हमारी बॉडी इतनी सी बड़ी होती है, और हमारे में जो ग्लैंड है थायराइड है वो इतनी बड़ी है। फ्रॉग तो इतना बड़ा, उसका साइज ही होता है इतनी बड़ी ग्लैंड। अरे उसमें छोटी ग्लैंड छोटी साइज के फॉर्म में पाई जाए, लेकिन काम वही करती है जैसे थायराइड ग्लैंड क्या करती है जानते हो? बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है फ्रॉग में थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड करती क्या है, थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन को। अब क्या होता है, फ्रॉग जब इसका बेबी प्रोड्यूस होता है, अंडे से बच्चा निकलता है इसमें, तो उस बच्चे जो बच्चा अपने बाप मतलब कि पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता है, एडल्ट के तरह नहीं दिखता है एकदम। तो ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स की तरह ना दिखें ऑर्गेनिज्म में, ऐसे बच्चे को, बेबी को हम लोग लार्वा कहते हैं, ठीक है। और इसके लार्वा का नाम होता है टैडपोल लार्वा। इसका लार्वा जो होता है टैडपोल लार्वा। अब टैडपोल को एडल्ट में कन्वर्ट एडल्ट बनने में जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, समझ रहे हो भाई। जो फ्रॉग है, फ्रॉग के लार्वा को हम लोग टैडपोल लार्वा कहते हैं। और फ्रॉग के लार्वा को एडल्ट बनने में जो प्रोसेस होती है, ये जब एडल्ट में कन्वर्ट होएगा तो इसकी जो प्रोसेस है इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। और बताते हैं कि मेटामॉर्फोसिस होने में थायरॉक्सिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर थायरॉक्सिन ना हो ना तो ये मेटामॉर्फोसिस हो नहीं पाएगी। डैट मीन्स बेबी लार्वा जो है मेढक का, वो एडल्ट में नहीं कन्फर्म हो जाएगा, फिर वो लार्वा ही बना रहेगा, ठीक है, वो मेढक ना बन पाएगा। हमेशा याद रखना,
ये अपने जैसा नहीं दिखना, लार्वा लार्वा मतलब अपने पेरेंट्स की तरह नहीं, मछली की तरह दिखता है मेढक का बच्चा जो होता है, ठीक है, मेढक की तरह नहीं दिखता है। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, अगर ये बताओ जो बेबी था अगर उसकी हम लोग थायराइड ग्लैंड निकाल दें तो अच्छा वो तो मेटामॉर्फोसिस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, वही तो करा रहा है थायरॉक्सिन, मेटामॉर्फोसिस करा रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो ही नहीं पाएगी थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड निकाल दोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना फ्रॉग में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम पे आए यार, बहुत देर इंडोक्राइन सिस्टम पे लगा दिया, नर्वस सिस्टम पे आए। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करें हम लोग नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम इसमें 3 टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। एक तो तुम्हारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है तुम्हारा देखो, एक तो होता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात करें हम लोग तो इसमें 3 टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, और एक डायनसेफेलॉन, ठीक है। क्या सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम बात करें तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारे केस में क्या होता है, कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोसम ईच एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमल्स। ये सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है, बाकी किसी में कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो कनेक्ट होते हैं वो, लेकिन कार्पस कैलोसम से नहीं कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसमें ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। और अगर बात करें हम लोग इसमें डायनसेफेलॉन पाया जाता है। ये किसका पार्ट बता रहा हूँ, नहीं, हमने क्या बताया, नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और अगर ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। तो ब्रेन के हमने पार्ट बता रहे हैं अभी, ब्रेन का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर तुम्हारा सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफेलॉन, ठीक है। सेरेब्रम बता दिया, ऑल्फैक्टरी लोब बता दिया, और तुम्हारा ये है डायनसेफेलॉन, मतलब हाइपोथैलेमस आता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं भाई, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसको हटाओ। बाद में आ गया तुम्हारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या होता है, इसमें 2 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। हमारे अंदर 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गया ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन पढ़ रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में 2 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, हमारे में 4 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, इसीलिए हमको कहा जाता है क्वाड्रिजेमिनल। 2 सुपीरियर कॉलिकुलस, 2 इंफीरियर कॉलिकुलस। जो सुपीरियर कॉलिकुलस हमारे में होता है वो आई के सेंस को कंट्रोल करता है, और जो इंफीरियर कॉलिकुलस पाया जाता है वो ईयर के सेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग, इसमें 2 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, इसलिए इसके ऑप्टिक लोब को हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनल कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन में हमारे 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम। इसमें एक में पोन्स नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम पाया जाता है। इसमें पोन्स नहीं पाया जाता फ्रॉग में, याद रखना, ठीक है। हमारे पोन्स में क्या होता है, न्यूमेटैक्सिक सेंटर पाया जाता है, बाद में बताएंगे क्या होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा इसके में भी पाया जाता है, हमारे में भी पाया जाता है। अच्छा, मेडुला ऑब्लांगेटा इज द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें रटने वाली है नहीं, समझने वाली भाई। मेडुला कंटिन्यूएशन हो जाती है, आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है हमारी अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के एकदम बीच में पाइप आया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाइंड ब्रेन हो गया। अब बात करें अगर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड भी पाई जाती है इसमें। अगर बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट, अगर बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इससे जो नर्व निकली होती हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर बात करें जो ब्रेन से नर्व निकली होती है उसको हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स पाई जाती है इसमें, और जो स्पाइनल नर्व निकली होती है, स्पाइन से निकली होती है, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व हमारे में 31 जोड़ी पाई जाती है, इसके 10 पेयर की पाई जाती है,
अच्छा, और अगर क्रेनियल नर्व की बात करें तो हमारे में 12 पेयर पाई जाती है, इसके में 10 पेयर पाई जाती है। दैट मीन्स में क्रेनियल एज वेल एज स्पाइनल दोनों 10 पेयर पाई जाती है, लेकिन हमारे में ये जो क्रेनियल नर्व है वो 12 पेयर पाई जाती है, स्पाइनल नर्व है वो 31 पेयर 31 पेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें देखो जो नर्व निकली होती हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल से, जो क्रेनियल नर्व होती है और ये तुम्हारा स्पाइनल नर्व होती हैं। तो जो क्रेनियल की क्रेनियो और स्पाइन में जो सैक्रल रीजन होता है, क्रेनियो सैक्रल नर्व, ये तो पार्ट ऑफ होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और जो थ्योरेसिक पार्ट से निकली होती है नर्व स्पाइन से, और लंबर पार्ट से निकली हुई थ्योरेको लंबर नर्व जो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। ये याद रखना, इतना डीपली में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मत लेना, ये हम अपने में बताए थे थ्योरेको लंबर ये सब। ठीक है, बस इतना याद रखना, इसके में सिंपैथेटिक नर्व पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर बात करें, हमारा ये हो गया नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मेन नर्वस सिस्टम हम लोगों ने देख लिया, पार्ट वार्ट देख लिया। अब बात करें अगर हम लोग सेंसरी सिस्टम की, इसकी अगर सेंसरी सिस्टम की बात करें हम लोग सेंसरी सिस्टम की, तो हमारी बॉडी में 5 सेंसेस पाए जाते हैं। भाई हमारी बॉडी कितने सेंस को रिसीव कर सकती है? 5 सेंस को रिसीव कर सकती है। ये भी 5, इसकी भी बॉडी 5 सेंस को रिसीव कर देगी। लेकिन फिर तो ह्यूमन और फ्रॉग में कोई अंतर ही नहीं, अंतर है क्यों नहीं? हमारे 5 सेंस बहुत डेवलप हैं। ठीक है, इसके में लेस डेवलप हैं, इसके में ओनली 2 सेंस जो होते हैं वो तगड़े वाले डेवलप हो, बाकी कोई 3 हल्के फुल्के डेवलप हैं। ठीक है, मतलब लेस डेवलप्ड है। तो 5 सेंसेस इसकी बॉडी रिसीव कर सकती है। कौन कौन से भैया सेंस रिसीव करते? तो एक तो भैया टच का, मतलब इसको टच करोगे तो ये जान जाएगा। टेस्ट का सेंसेशन ये रिसीव कर लेती है इसकी बॉडी, और स्मेल का सेंसेशन रिसीव कर लेती है, विज़न का सेंसेशन रिसीव कर लेती है, और हियरिंग का सेंसेशन रिसीव कर लेती है। ठीक है, अगर बात करें टच के लिए इसकी बॉडी में, इसकी स्किन में क्या पाए जाते हैं? सेंसरी पैपिला पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें टेस्ट का, तो टेस्ट के लिए टेस्ट बड पाए जाते हैं। हमारे अंदर भी बड पाए जाते हैं, हाँ, जो जीभ है उसमें देखना टंग में छोटे छोटे उभार पाए जाएंगे, उनको लिंगुअल पैपिला बोलेंगे। वो उस लिंगुअल पैपिला के अंदर जो होते हैं बड्स प्रेजेंट होते हैं। बड्स ही जो होते हैं वो टेस्ट का सेंसेशन, कि भैया खट्टा है, कड़वा है, यही सब बताते हैं। नमकीन है, कैसा स्वाद है जो हम खा रहे हैं, टेस्ट बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, टेस्ट सेंसेशन के लिए टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीसरा स्मेल का सेंसेशन को रिसीव करने के लिए इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर बात करें विज़न के सेंसेशन को रिसीव करने के लिए इसमें भी आई पाई जाती है, हमारी तरफ 1 पेयर आई प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके। अब अगर बात करें हम लोग हियरिंग के सेंसेशन को रिसीव करने के लिए हमारे अंदर क्या पाया जाता है? ईयर, इसके अंदर भी भाई पाया जाता है ईयर, लेकिन इसके ईयर को रिप्रेजेंट करता है टिम्पैनम। क्या होता है टिम्पैनम? ईयर में डिफरेंस क्या होता है तो अभी बताएंगे। हमारे जो ईयर पाया जाता है वो कंप्लीट ईयर, इसके ईयर, इसको कंप्लीट ईयर नहीं पाया जाता, क्योंकि भैया इसमें ईयर कितना नहीं, अभी बता रहे हैं ना, बस इतना याद रखो। हियरिंग को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग में? तो भैया टिम्पैनम। ठीक है, अब बात करें स्टार्टिंग के जो हमने 3 सेंसेशन बताए, कि ये जो इसमें सेंसरी पैपिला पाए जाते हैं, और तुम्हारा टेस्ट बड पाए जाते हैं टेस्ट को रिसीव करने के लिए, और तुम्हारा स्मेल को रिसीव करने ऑल्फैक्टरी। ये तीनों जो होते हैं इसमें लेस डेवलप होते हैं, और लास्ट वाले ईयर और आई और ईयर, ये दोनों इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें 3 जो स्टार्टिंग, वो एक्चुअली इसमें सेलुलर एग्रीगेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो किसी इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं इसको रिसीव करने के लिए, ये सेलुलर एग्रीगेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नियर बाई नर्व एंडिंग। एक्चुअली होता क्या है भाई, ऐसे बता दें अच्छे से, वरना तो रटा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मान लो, ये हमारी ब्रेन मान लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से नर्व्स निकली हुई। नर्व्स क्या होंगी? इसके सेंसर सपोज तो टच का सेंसेशन क्या किया, रिसीव किया, या फिर स्मेल का सेंसर मान लो। स्मेल, भैया कोई भी स्मेल का सेंसेशन आया, नर्व ने रिसीव किया, अब वो नर्व यहाँ पे एक रिसीव करेगी, दूसरी नर्व रिसीव करके यहाँ से मान के चलो ऑल्फैक्टरी नर्व है एक, उसको मिलेगा वो जो उसका सेंस है, सेंस इसको मिलेगा। ठीक है, नर्व के पास, अब नर्व जाएगी यहाँ पे सेलुलर एग्रीगेट, मतलब बहुत सारी सेल्स होंगी एक जगह प्रेजेंट होंगी, बंचेज ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है,
बहुत सारी एग्रीगेट फॉर्म में होंगी, एक साथ बंचेस होगी, ग्रुप होगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, नर्व आएगी, ऑल्फैक्टरी नर्व, वहाँ से वो जो ये है, मतलब ये जो क्या कहते हैं इसको, अरे यार, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, स्वेल्स हैं सारी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मेल का सेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्मेल पता चलेगा कि स्मेल कैसी है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो, टच का सेंसेशन, ये मतलब सेलुलर एग्रीगेट, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म सेलुलर एग्रीगेट पाया जाता है, वही ये सब क्या करते हैं, सेंस को रिसीव करने का काम करते हैं, सेंस को पता करने का काम करते हैं। जैसे टच के फॉर्म में, तो टच के फॉर्म में कोई नर्व आई होगी, उसने क्या करा, नर्व एंडिंग के थ्रू टच वाली कोई नर्व होगी, वो जाएगी इसी के सेल्स, टच के बहुत सारे सेल्स होंगे, उनको जाके वो जो नर्व होगी वो इंफॉर्मेशन एज अ जो वो होगा इंफॉर्मेशन, वो उसको ट्रांसफ़र कर देगी, और उनको सेल्स को सारा पता लग जाएगा कि भाई टच कैसा टच है, नुकीला टच है, गर्म टच है, ठंडा टच है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये मैकेनिज्म काम करता है, रटने वाली चीज़ नहीं है, एक बार एक्चुअली मेरे पास बोर्ड नहीं है, वजह से थोड़ा तकलीफ होगी, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें हम लोग तो इस तरह से समझ गया ना। अब अगर बात करें हम लोग इसके आई की, ठीक है, अगर विज़न के सेंसेशन के लिए इसमें आई पाई जाती है, 1 पेयर आई पाई जाती है, लेकिन इसकी जो आई होती है ना, वो आई ऑर्बिट में रखी होती है। हमारी भी आई कहाँ रखी, ऑर्बिट में, स्कल में, फाउंड इन स्कल है हमारा, ये स्कल सिस्टम है, हड्डी है ये पूरा, ठीक है, उसमें ऑर्बिट बने हैं, उसमें हमारी आई रखी हुई है। ऐसे ही इसमें भी, इसकी भी जो आई है, आई ऑर्बिट में रखी हुई है, फाउंड इन स्कल, ठीक है, स्कल जो ऑर्बिट बनाते हैं उसमें आई रखी हुई है इसके, विच इज फाउंड इन स्कल, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग, इसमें 1 पेयर आई पाई जाती है। आई जो होती है इसकी बल्ज होती हैं, फ्रॉग की आई देखो इसे टपक के बाहर निकली होती हैं, और इसकी आई कवर्ड बाई निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से इसकी आई कवर्ड होती है, ठीक है। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होती हैं, इसकी आई को प्रोटेक्ट करने से बचाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसमें जो आई पाई जाती है वो सिंपल आई, और एक होती है एक कंपाउंड आई, ठीक है। आई 2 टाइप की होती है, हमारी कैसी है, हमारी भी सिंपल आई, सिंपल देखो, वैसे तो क्या होता है, हमने अलग अलग बुक में पढ़ रखा है कि सिंपल आई कंपाउंड आई में डिफरेंस क्या है। देखो, सिंपल आई वो होती है जिसमें एक लेंस पाया जाता है, कंपाउंड आई वो होते हैं जिसमें मल्टीपल लेंस पाया जाता है। लेकिन NCERT कहती है सिंपल आई वो होती है जो सिंगल यूनिट से बनी हुई होती है, और कंपाउंड आई वो होती है जो बहुत सारी मल्टीपल यूनिट से, लाइक 2000 यूनिट्स से बनी होती है। इन सारी यूनिट्स को हम लोग मैटेरिया कहते हैं, तो उसको कंपाउंड आई जो होती है कॉकरोच में पाई जाती है। सिंपल आई जो होती है वो फ्रॉग और हम लोगों में पाई जाती है, ठीक है। तो दैट समझ गया ना, सिंपल आई मतलब इसमें भी सिंपल आई प्रेजेंट होती है। और क्या है आई के बारे में, बस आई के बारे में और क्या है। अब हम लोग ईयर के बारे में देखें तो फ्रॉग में टिम्पैनम और इनर ईयर प्रेजेंट होता है। ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, हियरिंग के लिए एज वेल एज बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। हमारा जो ईयर है वो हमारी बॉडी को सुनने के साथ साथ, हियरिंग के साथ साथ, वो साथ में हमारी बॉडी को बैलेंस, अच्छा हम जो ऐसे बैठ पा रहे हैं अच्छे से, अगर हम बैलेंस ना होते हमारी बॉडी को ऐसे बैलेंस में, हम क्या ऐसे बैठ पाते, हम लुढ़क जाते थे। तो ये कान रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी को बैलेंस करवाने के लिए। कभी कभी याद करो, बहुत ज़्यादा जब घूमते होगे, घूमने टाइप का बहुत ज़्यादा गोल गोल घूमते हैं, तो एकदम एक पोजीशन पे आके रुक जाओ तो ऐसे लगता है, क्या लगता है कि अपन घूम रहे कहीं गिर ना जाएँ, ठीक है। तो वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि हमारे आई में, ईयर, ये कान में ईयर में क्या होता है, वो इंडोलिम्फ होता है, एक फ्लूइड होता है इंडोलिम्फ, वो नाचता रहता है उस समय। तो हमको लगता है अरे नाचता रहता है, तो ऐसे लगता है हमको गिरने का वो फील होता है। लेकिन फिर भी जब वो नाचता नहीं है, जब वो स्टेबल, अभी इस समय मेरा इंडोलिम्फ मतलब एक जगह सही है, इसीलिए हमारी बॉडी बैलेंस है। अगर उसमें कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो हम गिर जाएंगे, हमारी बॉडी बैलेंस नहीं। तो दैट मीन्स इसीलिए हम लोग कहते हैं जो ईयर है वो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में भी बैलेंसिंग को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और साथ में हियरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल भाई, सुनने में भी मदद करता है, एज वेल एज बैलेंसिंग में भी मदद करता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ याद रखना। अच्छा, अब एक चीज़ बता दे, ये देखो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है ओनली टिम्पैनम, और या कह लो मिडिल ईयर या फिर इनर ईयर पाया जाता है, इंटरनल ईयर। तो अच्छा, तो जब ये नहीं पाया जाएगा, ये एक्सटर्नल ईयर, ये पिन्ना तो नहीं पाया जाता उसमें, तो इसके ईयर को हम लोग कहते हैं टिम्पैनम, ठीक है।
तो दैट मीन्स हम लोग कहते हैं इसमें टिम्पैनम पाया जाता है, ठीक है, इसके ईयर को टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा सेंसरी सिस्टम। अब जल्दी से आ जाओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने इसका। ना अगर बात करें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं, दैट मीन्स ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स ये डायोसियस होते हैं भाई, ठीक है, मतलब एक फ्रॉग में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अच्छा ठीक है, हाँ समझ गए, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग मेल, तो ऐसे थोड़ी ना समझिए, तो डायग्राम से समझने वाली चीज़ें हैं। चलो ठीक है, मन में डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मेल सेक्स का बना लिया हमने, ये फीमेल सेक्स का बना लिया। तो मेल सेक्स का बना ले पहले, ये किडनी है, किडनी के पास क्या होगा, यहाँ पे टेस्टिस पाया जाएगा, ठीक है। मेल सेक्स में बता रहे हैं, मेल फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, किडनी एक पे पाई जाती है, किडनी जो पाई जाती है उसमें क्या होता है, उसी के पास क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट, येलो ओवाइड वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। येलो ओवाइड, येलो होती है मतलब कलर कैसा होता है, येलो ओवाइड नेचर, मतलब ओव्यूल टाइप का होगा, एक जैसा होगा, येलो ओवाइड वन पेयर टेस्टिस, एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड बाई डबल पेरिटोनियम फोल्ड विद किडनी। ये क्या होता है, डबल पेरिटोनियम फोल्ड से किडनी से कनेक्ट होती हैं। इस डबल पेरिटोनियम फोल्ड को हम लोग मीजोर्कियम कहते हैं। डायरेक्ट बोल दो ना कि भाई टेस्टिस जो होता है किडनी से किस स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होता है, डायरेक्ट बोलो मीजोर्कियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखो, इसमें क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में। अब ये स्पर्म जाते हैं कहाँ, किडनी में। एक्चुअली किडनी में एक कैनाल होती है, एक डक्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीडर्स कैनाल। 110% इम्पॉर्टेंट है, किडनी में पाई जाती है बीडर्स कैनाल। बीडर्स कैनाल पूछा जाएगा, मेल फ्रॉग में पाई जाती है, फीमेल फ्रॉग में, मेल फ्रॉग की किडनी में बीडर्स कैनाल। मेल फ्रॉग से टेस्टिस से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। स्पर्म जो आएंगे 10 से 12 डक्ट निकली होंगी, जिसको हम लोग वास एफरेंसिया, 1 दर्जन होती है लगभग 10 से 12 हम लोग कहते थे 1 दर्जन होती है, ठीक है। 1 से 10 से 12 वही माना जाता है डक्ट होगी, जिसको हम लोग वास एफरेंसिया बोलेंगे। उस वास एफरेंसिया वो कनेक्ट होती है किसमें, वीडर्स कैनाल में, किडनी के अंदर आती है, वीडर्स कैनाल से कनेक्ट होती है, वहाँ से स्पर्म टेस्टिस से लेके इसमें वीडर्स कैनाल में छोड़ देती है। अब वीडर्स कैनाल जो होती है ये एक और डक्ट से कनेक्ट होती है किडनी के अंदर। ये डक्ट, इस डक्ट में क्या होता है, ये स्पर्म तो डाल रही बीडर्स कैनाल, साथ में वहाँ पे यूरिन भी आ रहा है किडनी से बन के। अब यही जो नई वाली डक्ट है यही बाहर निकल जाएगी किडनी से और जाके यूरेटर का फॉर्म, मतलब यूरेटर का फॉर्म, यूरेटर क्या मतलब यूरेटर का फॉर्म करेगी। लेकिन इस यूरेटर में क्योंकि स्पर्म भी आ रहा है तो इसको हम लोग ओनली यूरेटर नहीं कहते, इसको हम लोग यूरोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें यूरिन भी आ रहा है और साथ में जेनाइटल मटेरियल दैट में स्पर्म भी आ रहा है। और ये डायरेक्ट जाएगा कहाँ, ओपन इनटू क्लोएका, क्लोएकल चैम्बर में जाके ओपन होएगा, ठीक है। अच्छा अगर बात करें हम लोग स्पर्म के स्टोरेज की, तो जब ये क्लोएका में खुलता है तो उसके पहले एक सेमाइनल वेसिकल पाया जाता है, वहीं पे स्पर्म को स्टोर कर लिया जाता है। और अगर बात करें यूरिन को, तो उसके बाद में वहाँ पे एक यूरिन ब्लैडर पाया जाता है, वहाँ पे यूरिन को स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट हो गया, बस इतना याद रखना, इसको यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आ जाओ तो यहाँ पे क्या होता है, बाकायदा वन पेयर किडनी, यहीं आसपास ओवरी पाई जाती है इसके, लेकिन ओवरी जो होती है कनेक्ट किडनी से अटैच नहीं होती है, डिटैच होती है, मतलब अटैच नहीं, याद रखना, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, जिसको हम लोग फैट बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो बस। अब इधर आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या ओवरी वन पेयर पाई जाती है। अब ओवरी से क्या होगा, ओविडक्ट निकली होती है, ऊपर फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे ओवरी कलेक्ट होती है, कलेक्ट की जाती है। अब ये यहाँ से एक 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 ओवरी में एक बनते हैं, एक यहाँ इस फनल लाइक स्ट्रक्चर ओविडक्ट में कनेक्ट किए, देखो हम बताएं, वन पेयर ओवरी पाई जाती है, किडनी के पास में पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, ओवरी जो होती है वन पेयर ओवरी पाई जाती है, ओवरी में एक बनते हैं, एक मतलब ओवा बनते हैं। अब ये ओवा कलेक्ट किए जाते हैं ओविडक्ट में। ओविडक्ट में सबसे आगे क्या होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस फनल में ओवा कलेक्ट किए जाते हैं और फिर यहाँ डक्ट होती है, पूरा ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, वो ओविडक्ट खुलती है कहाँ पे, क्लोएका में। याद रखना फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होते हैं, कॉमन डक्ट नहीं होती, सेपरेटली अलग अलग ओपन होते हैं, ठीक है। तो बस यही याद रखना। और बाकी हमेशा याद रखना कि ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस और क्या।
बाकी याद रखना कि इस किडनी के पास इसमें भी फैट बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। फैट बॉडीज़ बेचा स्टोर फूड मटेरियल, जब ये स्लीपिंग स्टेज में होता है उससे फूड वगैरह लेता है। बस ये चीज़ खत्म। मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव हम लोग उसी में। अब आता है मैटिंग का टाइम, देखो पॉपुलेशन का टाइम। पॉपुलेशन के टाइम ये होते हैं कि भाई मेल फीमेल मिलते हैं वही पानी में मिलते हैं भाई वाटर में। तो क्या होगा, ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, ये टर्रे टर्रे की आवाज़, इसके पास वोकल सेक्स होते हैं मेल के पास, ये टर्रे टर्रे की आवाज़ मारेगा भाई, फीमेल पास में आएगी। तो इसके पास क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते भाई। हम लोगों में क्या होता है, मेल के पास पेनिस होता है, फीमेल के पास वेजाइना होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, पेनिस नहीं होता ना, फीमेल के पास वेजाइना होती है। हवा में तीर दागते हैं, मतलब कि जो फीमेल होती है मेल उसके ऊपर चढ़ जाता है। और याद है ना, उसके न्यूक्लियल पैड पाए जाते थे, कॉपुलेटरी पैड पाए जाते हैं। वो फीमेल को अपने ये फर्स्ट डिजिट से अच्छे से फोर लिंब से होल्ड कर लेता है। और दोनों में क्या कॉपुलेशन आता है, कॉपुलेशन क्या सूडो कॉपुलेशन होता है, कोई रियल कॉपुलेशन थोड़ी ना होता है भाई, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो सूडो पॉपुलेशन होता है, खाली तीर दागे दे रहे हैं। तो कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, फीमेल जो है लगभग 2 से ढाई से 3,000 अंडे प्रोड्यूस करती है। उसी क्लोएकल और चैम्बर के थ्रू बाहर निकालते हैं उसके फीमेल के 2,500 से 3,000 अंडे। 2,500 से 3,000 एक लिबलिबे जेली में रखे होते हैं। लिबलिबे जेली में 2,500 से 3,000 जेली अंडे एक रखे होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं स्पॉन। अब क्या होता है, मेल के द्वारा स्पर्म रिलीज किए जाते हैं उसी पानी में। ये सब पानी में हो रहा है क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल होगा भाई। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस ये कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, शरीर के अंदर नहीं। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा ना कि इंटरनल होगा, पानी में हो रहा है, एक्सटर्नल होगा। तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ये ओवा रिलीज़ कर देगी 2,500 से 3,000, और ये ओवा एक जेली लाइक मटेरियल में रखे होंगे, एक उस स्ट्रक्चर को अपन स्पॉन बोलेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, ये स्पर्म रिलीज करेगा, मेल फ्रॉग स्पर्म रिलीज करेगा, ये स्पर्म जाएंगे उसी जेली के पास, और वहाँ पे जितने सारे एग्स हैं सबको एग्स फर्टिलाइज कर देंगे, फ्यूजन कर देंगे, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट से बनेगा ये क्या, धीरे धीरे जाइगोट डेवलपमेंट करके ये लार्वा बन जाएगा। अच्छा, एक जाइगोट से बने लार्वा, हाँ ठीक है। जाइगोट से लार्वा बनेगा। इसके लार्वा को हम लोग टैडपोल लार्वा कहते हैं। धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस के बाद ये एडल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा पूरा फ्रॉग। एक चीज़ और याद रखना कि कुछ कंट्रीज़ में होती हैं वो फ्रॉग की जो मस्कुलर लेग होते हैं वो खाया जाता है, क्योंकि इसके लेग जो होते हैं खाए जाते हैं। फ्रॉग को मतलब एज न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ किया जाता है। फ्रॉग को नहीं, पूरे फ्रॉग को नहीं, फ्रॉग के जो लेग्स हैं, क्योंकि इसके लेग्स जो होते हैं वो मस्कुलर होते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में फ्रॉग के जो मस्कुलर लेग हैं उसको एज न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अरे चाइना वाइना में होगा यार, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, पूरा कंप्लीट फ्रॉग है। ओके डैट, बाय बाय, टेक केयर।